नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम चौहान, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर। आप लोगों के साथ में भारतेंदु युगीन काव्य की जो विशेषताएं हैं, उन पर हम चर्चा कर रहे थे और किसी वजह से उस पार्ट को हमें अधूरा छोड़ना पड़ा और वो ही जो प्रवृत्तियां हैं, उनको हम अनवरत रखेंगे इस व्याख्यान में। तो हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। भारतेंदु युगीन काव्य की प्रवृत्तियों में हम राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, राजभक्ति, इस पर हम बात कर चुके थे। और इसके अतिरिक्त सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति, इस पर भी हमारी चर्चा कल अ, हो चुकी थी। आज हम इसका जो अगला बिंदु है, भक्ति भावना, उस पर चर्चा करेंगे। भारतेंदु युग के कवि युगीन परिवेश के अनुसार सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत थे। युगीन परिवेश यानी जैसा परिवेश उस समय था, उसके आधार पर जो उस समय के कवि थे, वो उसी परिवेश में रंगे हुए थे। इसलिए वही उनके काव्य का प्रमुख स्वर था, क्योंकि जो चल रहा था, मैं आपको इससे पहले भी कई व्याख्यान में मैंने ये बताया है कि जैसा समाज में चल रहा होता है, कवि वैसा ही अपनी कलम से कागज पर उतारता है। और जो उस समय के समाज की जो मांग होती है, वही कवि लिखता है और वही काव्य का प्रमुख स्वर होता है। अपनी धार्मिक आध्यात्मिक आस्थाओं से जुड़े होने के कारण उन्होंने भक्तिपरक काव्य की भी रचना की। क्योंकि देखो, अभी हम राष्ट्रभक्ति और सामाजिक जो उनका सामाजिक समाज सुधार वाला जो रूप था कवियों का, वो हम उस पर बात कर चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि खाली देशभक्ति के लिए ही लिखा जा रहा हो या केवल समाज को सुधारने की ही बात हो रही हो। अ, भक्ति की भावना, क्योंकि देखो, भक्ति काल के बाद रीति काल और रीति काल के बाद आधुनिक काल आया। तो कहीं ना कहीं अब एकदम से तो कोई प्रवृत्ति नहीं छूटती है। जब हम समय बदलता है, बदलता है, तो जो पहले की जो प्रवृत्तियां होती हैं, वो एकदम से खत्म नहीं होती। उनका कुछ ना कुछ पुट जो है देश में भी और साहित्य में भी बरकरार रहता है। तो ऐसा ही जो भक्ति काल का समय था, उसके बाद भक्ति काल का कुछ पुट रीति काल में देखा गया और रीति काल के बाद जब आधुनिक काल आया, तो आधुनिक काल में भी उसके दर्शन होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि भारतेंदु युग के जो कवि थे, उन्होंने भक्ति भावना में कुछ नहीं लिखा। उन्होंने इस विशेषता पर भी अपनी कलम चलाई है। धार्मिक आध्यात्मिक आस्थाओं से ये कवि भी जुड़े हुए थे। इन कवियों ने जहाँ एक और वैराग्य भक्ति और निर्गुण भक्ति की भावना से प्रेरित कविताएं रची, वहीं देशभक्ति को भी ईश्वर भक्ति की ऊंचाई तक पहुंचा दिए। उन्होंने मतलब केवल यही एक काल है जिसमें राष्ट्र को देवी या देवता के रूप में प्रतीक किया गया। हम जिसकी पूजा करते हैं, वो भगवान होते हैं, देवी होती हैं, देवता होते हैं। लेकिन इस काल के कवियों ने देश को, भारत को माता, देवी माँ के स्वरूप में अंकित किया। उन्होंने कहा, कहीं से भी हमारे देश का जो गौरव है, हमारे देश की जो महिमा है, वो किसी से कम नहीं।
हम अगर उसकी ईश्वर से भी तुलना करते हैं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और अ, आधुनिक काल के ही कवि रहे हैं देवेटी माखनलाल चतुर्वेदी। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि मुझे देव उन्होंने एक कविता लिखी है पुष्प की अभिलाषा। और उसमें, चलो मैं सुना देती हूँ, मुझे याद है वो, कि चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं मतलब एक पुष्प की अभिलाषा है कि वो किसी स्त्री के गहनों में गुथना नहीं चाहता। कि चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि में डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं। मतलब देवताओं के सर पर भी चढ़ के मेरी बिल्कुल कोई चाह नहीं है कि मैं अपने भाग्यों को सराहूं। अगर मैं देवताओं के सर पर चढ़ जाऊं, ये एक पुष्प की अभिलाषा है कि चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। मातृभूमि को शीश चढ़ानी, जिस पथ जावे वीर अनेक। अपनी भावनाओं को किस तरह से पुष्प में पिरोकर माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी बात को रखा है। ये जितने ये आधुनिक काल जैसे आरंभ हुआ भारतेंदु युग के बाद के जितने भी कवि रहे हैं भारतेंदु युग से लेके, उनका कहीं ना कहीं अ, जो रुचि थी, जो रुझान था, वो धीरे धीरे भक्ति से देशभक्ति की ओर आ गया। लेकिन चलिए अभी हम इसमें भारतेंदु काल की भक्ति भावना पर चर्चा कर रहे थे। तो देशभक्ति में उन्होंने इतना तक किया उस समय के कवियों ने कि अपनी देशभक्ति को ईश्वर भक्ति तक की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। वस्तुतः इसी काल में राष्ट्र को देवी या देवता के रूप में माना गया। भक्ति भावना को पुष्ट करते हुए भारतेंदु युगीन कवियों ने संसार की नश्वरता, माया, मोह की व्यर्थता और विषम आसक्ति की निंदा को कविता का विषय बनाया। भारतेंदु और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने वैराग्य भक्ति का प्रतिपादन किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा भी है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जितना लिखा है ना ब्रज भाषा में, वो उसका कहीं ना कहीं हमें उसमें भक्ति काल के कवियों का भी थोड़ा सा एक झलक दिखाई देती है। और कभी कभी थोड़ा समंजस की स्थिति भी हो जाती है कोई कोई इनकी पंक्ति पढ़ने के बाद भी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है कि ब्रज के लता पता मुहि कीजे, गोपी पद पंकज पावन की रज जानी सिर भीजे। भारतेंदु की भक्ति परक रचनाओं पर टिप्पणी करते हुए बच्चन सिंह ने लिखा है कि भक्ति परक रचनाओं में कतिपय स्थलों को छोड़कर जीवन का स्पंदन अत्यंत क्षीण था। भारतेंदु मंडल के कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन अ, ने भी भक्ति भावना में ओतप्रोत होकर अपनी रचना प्रस्तुत की है कि छहरे मुख पे घन श्याम से केस, इते सिर मोर पखा पहरे, नित ऐसे सने सो राधिका श्याम हमारे लिए में सदा बिहिरे। इसके अतिरिक्त देश अनुराग, व्यंजक भक्ति भावना भारतेंदु युग के कवियों की मौलिक देन है। इसका प्रतिपादन करते हुए उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, समन्वय भावना, जातीयता, देशीय देश हित की भावना का रुचिपूर्वक चित्रण किया। राष्ट्रीय भावना और भक्ति भावना को एक एक समरेखा प्रदान करने वाली ऐसी रचनाओं में भारतेंदु की कहाँ करुणानिधि के सब सोए, मतलब बुला रहे हैं कि कहाँ सोए हुए हो, जाग कर आ क्यों नहीं जाते। ऐसे ही प्रताप नारायण मिश्र ने कि हम आरत भारत वासिन पे अब दीन दयाल दया करी। और राधा कृष्ण दास की अपने या प्यारे भारत के पुनि दुख दरिद्र हरिये जैसी कविताएं विशेष रूप से उल्लेखनीय रही।
निर्गुण भक्ति इस काल की मुख्य साधना दिशा नहीं थी। कुछ कवियों के प्रभाव स्वरूप संसार की नश्वरता, माया, मोह की व्यर्थता, विषयासक्ति की निंदा आदि विषयों पर जो उपदेशात्मक ढंग से विचार व्यक्त किए गए, किंतु ब्रह्म चिंतन और हठ योग जैसे विषयों पर तो उपदेशात्मक ढंग से विचार व्यक्त किए गए हैं। इसके विपरीत वैष्णव भक्ति के अंतर्गत राम, कृष्ण और अन्य देवी देवताओं का वर्णन अनेक कवियों का साध रहा। ऋतु सौंदर्य के स्थान पर कवियों ने ऋतु विशेष नायक नायिका की मनोदशाओं के वर्णन में अधिक रुचि ली है। भारतेंदु ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक में गंगा वर्णन में और चंद्रावली नाटिका में यमुना वर्णन किया, किंतु अलंकार भार के कारण इनमें इनकी स्वतंत्रता अनुभूति की क्षमता बहुत कुछ दब सी गई। भारतेंदु युग में भक्ति भावना का जो रूप है वो थोड़ा मतलब सामान्य रूप ही दिखाई दिया है। ऐसा नहीं कि सारा जो साहित्य है वो भक्ति भावना से ही ओतप्रोत हो। सीमित रूप में और सामान्य रूप में हमारे सामने आया है। इस काल की भक्ति भावना संबंधी रचनाएं भक्ति काल की रचनाओं से बहुत भिन्न है। मतलब वो जो भक्ति काल था उसमें जो रचनाएं थी वो पूरी भक्ति भावना से ओतप्रोत थी। लेकिन जब भारतेंदु काल की बात आती है तो इसमें रचनाएं भक्ति भावना से ओतप्रोत तो थी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल भक्ति काल की जैसी रचनाएं हैं वैसी ही हैं। इन रचनाओं में जो हुई है भारतेंदु युग में भक्ति और देश प्रेम को एक ही धरातल पर प्रस्तुत किया गया है। मतलब देश प्रेम और भक्ति। अभी मैंने आपको बताया कि इस काल के ही कवियों ने देशभक्ति को भक्ति भावना के पास में लाके रख दिया। देशभक्ति में ही देवी और देवताओं के दर्शन किए। इस काल की भक्ति में निर्गुण, वैष्णव और स्वदेशानुराग समन्वित तीन धाराएं मिलती हैं। भक्ति भावना में उपदेशात्मक रूप है। ऐसी भक्ति भावना में माधुर्य भक्ति के साथ रीति पद्धति भी उभर आई। हाँ, थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ राम और कृष्ण पर आधारित रचनाएं मिलती हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निर्गुण भक्ति का एक उदाहरण कि साँझ सवेरे पंछी सब क्या करते हैं कुछ तेरा है, हम सब एक दिन उड़ जाएंगे, ये दिन चार ये दिन चार बसेरा है। ऐसी भक्ति भावना पर श्रृंगार पद्धति का प्रभाव भी दिखाई देता है कि सुखद सेज सोवत रघुनंदन जनक लली संकोरे, प्रीतम अंक लगी महारानी शापित सुनि खग सोरे। राम काव्य की अपेक्षा कृष्ण काव्य अधिक विस्तृत रूप पा सका है। यत्र तत्र उर्दू शैली का भी रूप मिला है और अनेक रचनाओं में ईश्वर भक्ति और देशभक्ति का अनुपम समन्वय मिलता है। प्रताप नारायण मिश्र की पंक्तियां अ, बड़ी प्रसिद्ध हैं कि हम आरत भारत वासिन पे अवलीन दयाल दया कीजिए। जो अभी मैंने आपको सुनाई थी ये बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं प्रताप नारायण मिश्र की। इसकी अगली विशेषता है श्रृंगार वर्णन। भारतेंदु युगीन काव्य श्रृंगारिकता के मामले में कहीं भी पीछे नहीं है। भारतेंदु युग में कई ऐसी रचनाएं रही हैं जिनके नाम में प्रेम शब्द जुड़ा हुआ है। भारतेंदु की खुद की
प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम आश्रम, कुछ में प्रेम शब्द भले ही नहीं जुड़ा हो, परंतु उनका प्रधान विषय प्रेम है। भारतेंदु ने भक्ति और प्रेम का बड़ी हद तक एक तन्मयता के साथ चित्रण किया है। उनके प्रेम वर्णन में कहीं भी ओछापन नहीं है, कहीं अश्लीलता नहीं है। गणपति चंद्र गुप्त ने उनके प्रेम के संबंध में लिखा भी है कि उन्होंने प्रेम अवलंबन नायिका के सौंदर्य का आख्यान किया है, किंतु उसमें स्थूल शारीरिकता एवं अश्लीलता को प्राय स्थान नहीं दिया गया है। प्रिया के दर्शन की आकुलता का भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये वर्णन बेहद प्रभावशाली बन पड़ा है। ये संग में लगिए डोले सदा बिन देखे न धीरज आनती है, छिनऊ जो वियोग परे हरिश्चंद्र तो चाल प्रलय की सू ठानती है। बरुनी बरुनी में थिरे ना जपै, उजपै पल में ना समाई वो जानती है, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखिया नहीं मानती है। इसी प्रकार ठाकुर जगमोहन सिंह की कविता में भी निश्चल प्रेम के साथ भावुकता का वर्णन हुआ है। उन्होंने तो बहुत अच्छा, ये पंक्तियां मुझे बहुत पसंद है जगमोहन सिंह की, कि अवियो और आवत है सजनी, मिल जाऊं गरे लग के छतिया, मन को करे भांति अनेकन और मिली कीजिए री रस की बतिया, हम हारि अरी करी कोटि उपाय उपाय, हम हारि अरी करी कोटि उपाय, लिखी बहु नेह भरी पतिया, जगमोहन मोहन मूरत के बिन कैसे कटे दुख की रतिया। ऐसा जो खबर है, तो उनका कोई ऐसा नहीं है कि उनका बहुत सारा जो है श्रृंगार वर्णन से हटके रहा हो। श्रृंगार वर्णन का भी लगभग इन्होंने प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। अह, भारतेंदु काल में रस को काव्य की आत्मा मानकर रचना की जाती रही है, और श्रृंगार रस विविध रंगों के साथ सर्वत्र अल्पाधिक रूप में प्रयुक्त हुआ है। कृष्ण सौंदर्य का सौंदर्य हो गया है। इस काल की श्रृंगार भावना में संक्षिप्त लक्षिक वर्णन है, और षड ऋतु वर्णन, नायिका भेद के साथ उर्दू और अंग्रेजी की संवेदना और अभिव्यंजना भी प्रकट हुई है। भारतेंदु की प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी में भक्ति और श्रृंगार दोनों ही जो भाव हैं, उनको सरलता से देखा जा सकता है। एक और उदाहरण है कि भारतेंदु जी का, कि आज लो ना मिले तो कहा हम तो तुमरे सब भांति कहावे, मेरे उल्हानो कहू नाही सबे फल, आपने भग को पावे, प्यारे जू है जग की ये रीत, विदा की समय सब कंठ लगावे। कि जब विदा होती है तो हर कोई अ, अ, गले से लगाता है। तो अब तो ये परम पिता परमेश्वर से ईश्वर की परम पिता परमेश्वर से अपनी अपने प्रेम की को प्रस्तुत उन्होंने इन पंक्तियों में किया था, क्योंकि यहाँ उन्होंने ईश्वर का और देशभक्ति को काम समीक्षण किया है। वहां उन्होंने ईश्वर के साथ में, कहते हैं ना कि जैसे एक एक अदृश्य शक्ति के रूप में अपने प्रेम की पूजा की है। तो इस तरह से देखा जाए तो भारतेंदु युग जो है, इसमें श्रृंगार रस का एक विशेष स्थान था। इस युग के कवियों ने प्रेम, सौंदर्य, नायिका भेद जैसे विषयों पर अपनी कलम चलाई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताओं में श्रृंगार रस की प्रधानता के दर्शन होते हैं। उनके साथ ही और जो लेखक हुए हैं इस काल के, जैसे बद्री नारायण चौधरी और प्रेमघन और ठाकुर जगमोहन सिंह की तो हम बात कर ही चुके हैं। इसके अतिरिक्त अंबिका दत्त व्यास जैसे कवियों ने भी श्रृंगार रस पर आधारित रचनाएं की हैं। इस युग की कविताओं में ब्रजभाषा का प्रयोग बहुत अधिक हुआ है, हालांकि खड़ी बोली में भी कुछ रचनाएं लिखी गई हैं। श्रृंगार रस के साथ साथ इस युग की कविता में आपको पता ही है कि सामाजिक चेतना, देशभक्ति और भक्ति का रस भी प्रमुख रूप से देखा जा सकता है।
अब हम इसकी अगली जो विशेषता है प्रकृति चित्रण की, इस पर बात करेंगे। भारतेंदु युग के कवियों ने प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में सुरुचिपूर्ण वर्णन किया है। भारतेंदु अ, हरिश्चंद्र ने राधा कृष्ण की चर्चा के साथ साथ प्रकृति का वर्णन भी किया है। तो वर्षा तथा बसंत का वर्णन बड़ा ही खूबसूरत वर्णन किया है उन्होंने अपनी रचनाओं में। नाटकों जो नाटक उन्होंने लिखे हैं उसमें भी प्रकृति का चित्रण देखने को मिलता है। सत्य हरिश्चंद्र नाटक में गंगा नदी का वर्णन बड़ा ही सुंदर उल्लेखनीय है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार है, जो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि नभ उज्जवल जलधार हार ही रकसी सोहती बिच बिच छलकती बूंद मत मुक्ता मनि पोहती लोल लहर लही पवन एक पै एक इमि आवत जिम नर गन मन विविध मनोरथ करत बिलावत। इसी प्रकार उनका एक और नाटक है चंद्रावली। उसमें भी यमुना और यमुना के किनारे खड़े वृक्षों का वर्णन बहुत प्रशंसनीय है। तरंगी तनुजा तट तमाल तल बड़ बन छाए झुके कूल सो जल पर संहित मनु सुहाए किदो मुकुरते लखत उजक सब निज निज शोभा के प्रणवत जल जाने परम पावन फल लोका। इन कवियों ने उत्तर मध्य युग की उस कमी को पूरा किया जिसमें प्रकृति के स्वतंत्र और प्रेरक चित्रण का अभाव था। इस युग की कविता में प्रकृति सौंदर्य का एक स्वच्छंद रूप देखने को मिल जाता है। प्रकृति के माध्यम से नायक नायिकाओं की मनोदशा का सुंदर चित्रण किया गया है। प्रकृति के विभिन्न दृश्यों के चित्रण में इस काल का के जो कवि रहे हैं सराहनीय रूप से सफल है। प्रकृति का हरा भरा रूप, वीरान रूप, उत्प्रेरक रूप विभिन्न कविताओं में अपनी विशेषताओं के साथ प्रस्तुत हुआ है। प्रकृति का बिंबात्मक और चित्रात्मक रूप निश्चय ही अवलोकनीय है कि पहाड़ अपार कैलाश से कोटिन ऊंच शिखा लगी अंबर चूमे पहाड़ अपार कैलाश से कोटिन ऊंच शिखा लगी अंबर चूमे निहारत डीही ब्रह्म पगिया गिरिजात उत्तंगता ऊपर झूमे। प्राकृतिक सौंदर्य का स्वच्छंद वर्णन। भारतेंदु कृत वसंत बोली अंबिका दत्त व्यास की पावन पचासा गोविंद की षड ऋतु और पावस पयोनिधि आदि कृतियों में वसंत ऋतु और वर्षा काल का आलंबनात्मक चित्रण हुआ है। कुछ पंक्तियां कि मुंह जब लागे तब नहीं छूटे जाति मान धन सब कुछ लूटे पागल करी मोहि करे खराब क्यों सकी साजन नहीं सरा प्रेम धन सर्वस्व का हास्य बिंदु शीर्षक पर समसामयिक स्थितियों के विनोद उद्घाटन उद्बोधन की दृष्टि से ध्यान आकृष्ट करता है। प्रताप नारायण मिश्र की हर गंगा बुढ़ापा आदि कविताएं भी अपनी नई तर्ज के साथ प्रसिद्ध हैं। भारतेंदु युग के कवियों ने उत्तर मध्य युग की उस कमी को पूरा किया जिसमें अ, जो प्रकृति का वर्णन था वो इतना स्वतंत्र तरीके से नहीं हुआ जितना होना चाहिए। प्रकृति के माध्यम से नायक नायिकाओं की मनोदशा का बहुत सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। प्रकृति के विभिन्न दृश्यों के चित्रण में इस काल के कवि सराहनीय रूप में सफल हुए हैं।
हास्य व्यंग का तो अगर हम इस बिंदु पर आते हैं हास्य व्यंग पर, तो हास्य व्यंग का तो बहुत ही अधिक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी रचनाओं में किया है। भारतेंदु की जो अधिकांश रचनाएं हैं वो हास्य व्यंग की प्रवृत्ति को लिए हुए हैं। भारतेंदु युगीन कवियों के यहाँ हास्य व्यंग के माध्यम से जो उस समय जो परिस्थितियां थी, उस समय जो देश में चल रहा था, उस पर तीखा प्रहार किया गया है। भारतेंदु के हास्य व्यंग्य के संबंध में टिप्पणी करते हुए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है कि भारतेंदु के हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति का पूर्ण विकास उनके नाटकों पाखंड विडंबन वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती अंधेर नगरी आदि में हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उर्दू नाटक इंदर सभा की पैरोडी के रूप में अंदर सभा की रचना की। उन्होंने लिखा है कि पाजी हूं मैं कौम का, बंदर मेरा नाम, बिन फजूल कूदे फिरे मुझे नहीं आराम। उन्होंने स्यापा गाली और मुकरी के माध्यम से भी पैरोडी के हास्य व्यंग्य की सृष्टि की है। नए जमाने की मुकरी में अंग्रेज पुलिस आदि पर उन्होंने बड़े तीखे व्यंग किए हैं। ये जो पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं कि भीतर भीतर सब रस चूसै, हंस हंस के तन मन धन मूसै, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सकी सज्जन नहीं अंग्रेज। इसी तरह से उन्होंने जो उस समय की पुलिस थी उसको करते, क्योंकि पुलिस में भी अधिकांश अंग्रेज ही थे। पुलिस क्यों सकी सज्जन नहीं सकी पुलिस। इस युग के प्रमुख हास्य व्यंग्यकारों में प्रताप नारायण मिश्र का नाम भी आता है। उन्होंने तृप्यताम, हर गंगा, बुढ़ापा और ककराष्टक जैसी हास्य व्यंग रचनाओं में इस युग को समृद्ध किया। इसके अलावा प्रेमघन ने भी वर्षा बिंदु शीर्षक एक प्रकरण की रचना की जिसमें विनोद के साथ उद्बोधन का पुट है। भारतेंदु युग में हास्य व्यंगात्मक कविताओं का जो प्रयोग हुआ है उसमें विषय और शैली की दृष्टि से देखा जाए तो कई नई चीजें देखने को मिली है इस दिशा में। अगर हम देखें जो जो भी जितने कवि रहे हैं भारतेंदु काल के, तो उसमें सबसे अधिक योगदान रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। उन्होंने अपने नाटकों के प्रगीतों में भी कहीं कहीं शिस्त को स्थान दिया है। हास्य भी शिष्ट है, उसमें कहीं पर भी आ, ऐसा नहीं है कि वो किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए या किसी को दुखी करने के लिए उन्होंने इस तरह से हास्य की कोई बात रखी है। और उपयोग की भी रचना की है। स्यापा नए जमाने की मुकरी शीर्षक से उन्होंने समकालीन सामाजिक राजनीतिक विसंगतियों को लेकर मुकरियों की रचना की है। भारतेंदु के बाद इस क्षेत्र में ठाकुर जगमोहन सिंह का नाम भी विशेष उल्लेखनीय है। इन सभी कवियों ने पश्चिमी सभ्यता इसी सियासत सामाजिक अंधविश्वास विषय और शैली की दृष्टि से इन कवियों ने अनेक प्रयोग किए जिनमें भारतेंदु का बताया कि योगदान सबसे अधिक रहा ही है। इंद्र सभा की पैरोडी के रूप में भारतेंदु ने बंदर सभा लिखा, खुसरो की शैली में मुकरियां लिखी, ये है उर्दू हाय हाय कहाँ से धारो हाय हाय। तो हास्य व्यंग का चित्रण यदि इस दृष्टि से भारतेंदु काल की प्रवृत्ति पर विचार किया जाए तो अम, अ, बहुत सारे कवियों ने इस पर अपनी लेखनी चलाई है। समस्या पूर्ति एक प्रमुख विशेषता रही है इस युग के कवियों की, और खास तौर पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। भारतेंदु के समय में काव्य क्रीड़ा के रूप में समस्या पूर्ति का काफी प्रचलन था। इस क्रीड़ा में एक पंक्ति दे दी जाती थी और उसी के आधार पर पूरी कविता बनाने का प्रयास किया जाता था। जैसे एक कुछ एक लाइन दे दी,
और उसके बाद में वो होता था कि उस लाइन को रखना है आपको अपनी पंक्तियों में, बीच में एक उस पंक्ति को रखना है। तो वो समस्या पूर्ति कहलाती थी। समस्या पूर्ति के माध्यम से कवियों को अपनी प्रतिभा दिखानी होती थी, और उनकी प्रतिभा को पहचाना भी समस्या पूर्ति के माध्यम से ही जाता था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविता वर्णिनी सभा नामक एक संस्था बनाई थी। इस सभा की बैठकें उनके घर या बाग में हुआ करती थी। इसी सभा में पंडित अंबिका दत्त व्यास ने पूरी अमी की कटोरिया सी चिर जीवा सदा विक्टोरिया रानी समस्या की पूर्ति इस प्रकार की थी कि आनंद से प्रजा विकसै सब कौल में कौसक सिरी हरखानी सेवकनी चिड़िया संबोली रही निज स्वामिनी को सम्मानी भोर प्रकाश सो जाको प्रताप लखै इमी अंबिका दत्त बखानी पूरी अमी की कटोरिया सी चिरजीव और सदा विक्टोरिया रानी। प्रेमचंद ने भी इसी तरह पर कविताएं लिखी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि प्रेमचंद्र जी भी इस प्रकार की पुरानी कविता किया करते थे। चर्चा चलिवे की चलाइए ना को लेकर बनाया हुआ उनका ये अनुप्रास सवैया भज्ञान बसंत बसेरो कियो बसिए ही इत्यादि तपाइए ना दिन काम कुतूहल के जोबने तिन बीच वियोग बुलाइए ना धन प्रेम बुलाए के प्रेम अहो बिथा बाहरी वृथा बरसाइए ना चित चैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चलिवे की चलाइयो ना। भारतेंदु युगीन काव्य की इन विशेषताओं के अलावा ये भी उल्लेखनीय है कि इस काल के कवियों ने एक और तो अपने से पहले अर्थात रीति काल के विशेष प्रभाव के रूप में कहीं कहीं रीति निरूपण भी किया है। साथ ही दूसरी ओर उन्होंने बदलते हुए साहित्यिक माहौल को आत्मसात करके संस्कृत और अंग्रेजी से काव्यों का अनुवाद भी प्रस्तुत किया है। राजा लक्ष्मण सिंह ने जहां रघुवंश और मेघदूत के अनुवाद किए, वहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नारद और शांडिल्य के भक्ति सूत्रों का काव्यात्मक अनुवाद किया। ठाकुर जगमोहन सिंह ने ऋतु संहार और मेघदूत के अत्यंत सफल अनुवाद किए। कविता के क्षेत्र में समस्या पूर्ति इस काल की एक प्रमुख विशेषता रही है। कवियों के जमघट में छोटे छोटे विषयों पर समस्या पूर्ति होती रहती थी तथा पत्र पत्रिकाओं में भी समस्या पूर्ति का बोलबाला था। प्रेम घन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र आदि इस क्षेत्र में प्रसिद्ध कवि रहे हैं। और यदि देखा जाए तो ये एक लोकप्रिय काव्य पद्धति थी जो कि भारतेंदु युग की ही इससे ही प्रारंभ हुई है, और ये अभी भी समस्या पूर्ति जो अ, एक पद्धति है वो उस कविताओं में देखी जाती है। लोग जो कविताएं लिखते हैं वो इस पद्धति को अपनाते हैं। कवियों की प्रतिभा और रचना कौशल को परखने हेतु कठिन विषयों पर कवि कवि गोष्ठियां वगैरह जो होती हैं उनमें समस्या पूर्ति कराई जाती है। प्रतिष्ठित कवि इनमें भाग लेने में संकोच नहीं करते थे उस समय, और नए कवियों का इसमें उत्साहवर्धन होता था। ये समस्या पूर्तियां प्राय श्रृंगार प्रधान होती थी, और किंतु कभी कभी नवीन सामाजिक परिवेश भी इनका विषय बन जाता था। दुर्गादत्त व्यास का समस्या पूर्ति प्रकाश, अंबिका दत्त व्यास का समस्या पूर्ति सर्वस्व, गोविंद का समस्या पूर्ति प्रदीप इत्यादि उल्लेखनीय है। रीति निरूपण इसकी एक अगली प्रवृत्ति है, विशेषता है। अ, भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों में भारतेंदु युग के रचनाकार काव्य रूढ़ियों की दृष्टि से संपूर्ण काव्य रचनाकार। इस काल में रीतिकालीन काव्य रूढ़ियां टूट रही थी और आधुनिक काल के लिए नई काव्य रूढ़ियों की खोज चल रही थी। स्वाभाविक है कि ऐसे में रीतिकाल की अत्यंत लोकप्रिय रूढ़ी रीति निरूपण ने किसी न किसी रूप में भारतेंदु युग के कवियों को भी अपनी ओर आकर्षित किया। यही कारण है कि लचीराम, ब्रह्मभट्ट, कविराज मुरारीदान, बाल गोविंद मिश्र ने विस्तृत रुचि दर्शाई, जिनमें से लचीराम
ब्रह्म भट्ट अयोध्या। नरेश अयोध्या नरेश मानसिंह द्विजेब तथा कुछ अन्य राजाओं के राज्याश्रित कवि थे। आश्रयदाता की प्रसन्नता के लिए इन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की। जैसे इन्होंने और नवरस का निरूपण किया। रामचंद्र भूषण में अलंकार शास्त्र और रावणेश्वर कल्पतरु में समस्त काव्यांगों का निरूपण किया गया है। कविराज मुरारीदास ने अपने आश्रयदाता मारवाड़ नरेश जसवंत सिंह के सम्मान में जसवंत जसोभूषण की रचना की। इसमें मुख्य रूप से अलंकार तथा गौड़ रूप से काव्य संबंधी अन्य विषयों का विवेचन किया गया। काव्य कविता में देने के साथ साथ गद्य में उनकी व्याख्या की। इसी प्रकार बाल गोविंद मिश्र ने भाषा छंद प्रकाश की रचना की। इसमें कुल 48 छंदों के लक्षण और उदाहरण दिए गए। उल्लेखनीय है कि ये सभी कृतियां परंपरा के निर्वाह पर आधारित हैं और इनमें कोई नयापन नहीं है। इसलिए आलोचक इन रीतिकार कवियों को आचार्य कवि नहीं मानते। इस युग की जो अधिकांश रचनाएं हैं वो मुक्तक काव्य पर आधारित है। हरिनाथ पाठक की श्री ललित रामायण और प्रेमघन की जीर्ण जनपद आदि कुछ एक परंपरा प्रबंधात्मक रचनाएं हैं। इस काल के अधिकांश कवियों ने गीत, लोक संगीत और विनोद से संबंधित रचनाओं को अपने मुक्तक में स्थान दिया है। भारतेंदु जैसे कुछ कवियों ने गजल के रूप में भी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। इनकी हिंदी रचनाओं में उर्दू का भावात्मक रूप स्पष्ट दिखाई देता है। इस युग का काव्य परंपरागत मुक्तकों के साथ नवीन प्रयोग भी सामने आए हैं। इस काल में काव्य के साथ गद्य की निबंध, समीक्षा, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, प्रहसन आदि विधाओं का सुंदर चित्रण हुआ है। अब इसकी यदि अगली विशेषता देख ली जाए तो काव्य अनुवाद। भारतीय तो युग में बहुत बड़ी मात्रा में विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं के काव्यों का हिंदी में अनुवाद एक ऐसी नई प्रवृत्ति है जिसने हिंदी के सामान्य पाठक को इन भाषाओं के साहित्य से परिचित कराते हुए सेतुबंध की भूमिका निभाई। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश और मेघदूत का अनुवाद किया। इसके अनुवाद उनके अनुवाद में लालित और प्रांजल ब्रज भाषा के साथ विशेष रूप से सवैया छंद के प्रयोग द्रष्टव्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नारद भक्ति सूत्र और शांडिल्य के भक्ति सूत्र का अ, अनुवाद किया। तदीय सर्वस्व और भक्ति सूत्र वैजयंती के नाम से। भारतेंदु के इन अनुवादों की एक बड़ी सीमा ये मानी जाती है कि मूल विषय के संप्रेषण पर अधिक ध्यान होने के कारण इनमें भाषा लालित्य कुछ खास नहीं पाया गया है। इनकी तुलना में ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा अनुदित ऋतु संहार और मेघदूत इस काल की विशिष्ट कृतियां हैं। इसमें शब्द अनुवाद के स्थान पर भाव सौंदर्य के संरक्षण पर बल दिया गया है और कहीं कहीं भाव संक्षेपण तथा भाव विस्तार की पद्धतियां भी अपनाई गई हैं। तत्सम पदावली, भाषा लालित्य और कवित्व सवयों की रमणीय छटा इन दोनों ही कृतियों की एक विशेष विशेषताएं हैं। संस्कृत से अनुवादों की इस कड़ी में सीताराम भूप ने मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश और ऋतु संहार के काव्य अनुवाद प्रस्तुत किए। संस्कृत के अलावा इस काल के कवियों ने अंग्रेजी कृतियों के अनुवाद में रुचि दर्शाई। अंग्रेजी की ललित काव्य कृतियों के रूपांतरण की ओर ध्यान आकृष्ट करने का श्रेय श्रीधर पाठक को है। गोल्ड स्मिथ कृत, हर्मिट और डेंजर्ट विलेज को उन्होंने एकांतवासी योगी तथा उजड़ ग्राम के रूप में अनुदित किया है। इनकी रचना क्रमशः खड़ी बोली और ब्रज भाषा में हुई है तथा मूल कृतियों के भाव
अ, को भाषांतर नहीं पहुंच पाएगी। होता क्या है कि जब हम किसी कृति को अपने अपनी भाषा में अनुदित करते हैं, तो कुछ चीजें होती हैं जो बदल जाती हैं, वो अपनी जो जो उनका दूसरा रूप रहता है वो थोड़ा अलग हो जाता है, जो मूल रूप रहता है वो अलग हो जाता है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, उसमें बिल्कुल कोई कमी नहीं आई, बस सिर्फ उनका उनका अनुवाद किया है। श्रीधर पाठक की कवि प्रतिभा और अभिव्यंजना शौक को इन कृतियों में देखा जा सकता है। इस काल में राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश और मेघदूत का, भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र का, ठाकुर जगमोहन सिंह ने ऋतु संहार का, तथा बाबू तोताराम ने वाल्मीकि रामायण का पद्य में अनुवाद किया। भारतेंदु युग के कवियों ने हिंदी और ब्रज भाषा में मौलिक रचनाओं के साथ साथ संस्कृत की अनेक रचनाओं के अनुवाद भी किए हैं। इस प्रकार काव्य अनुवाद को प्रोत्साहन देने और इसके साथ ही ब्रज भाषा के साहित्य को समृद्ध करने की दिशा में यह योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। अब अगर हम इसकी भाषा पर ध्यान दें तो भाषाई चेतना के रूप में भारतेंदु युगीन कविता की भाषा ब्रज भाषा के लालित्यपूर्ण और कमनीय रूप को देखा जा सकता है। एक ओर ब्रज भाषा का ललित प्रयोग और दूसरी ओर खड़ी बोली का प्रयोग इस काल की भाषाई चेतना के दो छोर हैं। ब्रज भाषा की माधुरी पर रीझे हुए भारतेंदु ने स्वीकार किया था कि ब्रज भाषा में ही कविता करना उत्तम होता है, और इसी से सब कविता ब्रज भाषा में ही उत्तम होती है। इस रूप में भारतेंदु युग में भले ही विषय की दृष्टि से तत्कालीन परिस्थितियों, सुधारवादी मनोवृत्तियों, जन जागरण को लिया हो, लेकिन भाषा ब्रज भाषा ही रही। भक्ति काव्य और श्रृंगार काव्य में कोमल कांत पदावली और वीर काव्य में ओजपूर्ण शब्दावली का प्रयोग दर्शनीय है। खड़ी बोली में लिखी गई कतिपय रचनाएं हैं भारतेंदु का फूलों का गुच्छा, प्रेमगन की मयंक महिमा और प्रताप नारायण मिश्र की कविताएं। सामान्यतः कवियों ने रीतिकालीन अलंकरण का प्रवृत्ति का अनुकरण नहीं किया है। प्रसंगवश अलंकारों के सहज प्रयोग में भारतेंदु की यमुना छवि जैसी कुछ कविताओं में उत्प्रेक्षा, संदेह आदि अलंकारों की प्रमुखता लक्षित होती है। शब्द अलंकारों में अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि का सहज रूप देखा जा सकता है। भारतेंदु और उनके सहयोगी कवियों ने मुख्यतः पद शैली में ही कविताएं लिखी हैं। फिर भी फिर भी पारंपरिक छंद की योजना सभी कवियों के काव्य में मिलती है। दोहा, चौपाई, सोठा, कुंडलियां, रोला आदि मात्रिक छंद और कवित्व सवैया वंशस्थ जैसे वर्णिक छंद कवि समुदाय में विशेष प्रस्तुत थे। भारतीय में जो उर्दू छंदों में काव्य रचना के साथ तथा स्मरणीय कविता में बंगला के बयान छंद का भी प्रयोग किया है। इस काल में मुक्तक काव्य ही अधिक लिखे गए हैं। कुछ प्रबंध काव्य भी मिले हैं। भारतेंदु ने प्रबंध काव्य भी लिखे हैं। लोक संगीत और शैली को अपनाया गया है, जैसे मुकरियां, गजल आदि। इस काव्य काल में जो कवि रहे हैं उन्होंने खड़ी बोली में भी कविताएं लिखी हैं। और
इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि भारतेंदु युग के कवियों का ध्यान खासकर काव्य की विषय वस्तु पर था। ऐसा इसलिए हुआ कि परंपरागत भक्ति और श्रृंगार की विषय वस्तु का स्थान इस काल में व्यापक जनता के सामान्य सुख दुख और राग देश ने लेना आरंभ कर दिया था। साथ ही सामाजिक और राष्ट्रीय प्रश्न सामंती परिवेश का स्थान ले रहे थे। विषय वस्तु के इस बदलाव और विस्तार को प्राथमिकता देने के कारण प्राय ये मान लिया जाता था कि इन कवियों का ध्यान काव्य शिल्प अथवा कला पक्ष पर नहीं था। लेकिन जब हम बहुत गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि इस काल में बदलते हुए परिवेश में काव्य भाषा और काव्य शिल्प दोनों पर अपनी अपनी छाप छोड़ी है। अगर ये कहा जाए कि इस काल के कवियों ने काव्य रूप, भाषिक चेतना, काव्य अलंकार और छंद विधान जैसे सभी क्षेत्रों में नए नए प्रयोग किए तो गलत ना होगा। सबसे पहले काव्य रूप को देखें। इस युग के कवियों ने मुख्य रूप से मुक्तक काव्य रचा। इस काल में प्रगीत मुक्तक भी काफी देखे जा सकते हैं। प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र ने कजली तथा भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र और राधा चरण गोस्वामी और जगमोहन सिंह की रचना करके लोक शैली को काव्य शैली का रूप प्रदान किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो मुकरी से लेकर गजल तक अनेक काव्य रूप अपनाए। साथ ही प्रबंध काव्य की दृष्टि से इस काल में श्री ललित रामायण जीर्ण जनपद के कंसबद्ध जो कि अंबिका दत्त व्यास ने लिखी है उल्लेखनीय है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रबंध नीति, रानी छदम लीला, देवी छदम लीला और तन्मय लीला तथा निबंध काव्य विजयिनी विजय वैजयंती हिंदी भाषा की भी रचना की। यही नहीं, इस काल में सत्सई परंपरा में भी कई रचनाएं सामने आई, जैसे कृष्ण सत्सई, सुकवि सत्सई आदि। भाषिक चेतना की दृष्टि से ये देखना अत्यंत रोचक है कि इस काल के कवियों ने भाषाई शुद्धता को पूरी तरह से नकारते हुए नई काव्य भाषा की तलाश में रुचि दर्शाई। और जब ऐसा करेंगे तो ये अ, जाहिर सी बात है कि बहुत सारी भाषाएं आ जाएंगी और उनका मिश्रण हो जाएगा। तो इस काल में यदि देखा जाए तो मिश्रित भाषा के प्रयोग की प्रवृत्ति सबसे अधिक प्रचलित हुई। प्रेम की भाषा में मिर्जापुर की बोली का पुट देखा जा सकता है। प्रताप नारायण की भाषा पर कन्नौजी का प्रभाव देखा जा सकता है। अपने आप ही अनायास आ गया है। खड़ी बोली की व्यावहारिकता पर बल होने के फलस्वरूप ब्रज भाषा के कवि अन्य भाषाओं से शब्द लेने के विषय में क्रमशः अधिक उदार होते गए। अतः भोजपुरी, बुंदेलखंडी, अवधी आदि भाषाओं के अतिरिक्त उर्दू और अंग्रेजी की प्रचलित शब्दावली को भी अपनाया गया। अतः ये पूर्ण रूप से यदि देखा जाए तो भारतेंदु युग की मुख्य उपलब्धि ये है कि इसके पूर्व रीति काल में जिससे व्यक्तिक श्रृंगारमय काव्यधारा पर बल मिल रहा था, उसके स्थान पर कविगण समाज और राष्ट्र को उद्बोधन देने वाली लोक मंगलकारी दृष्टि की ओर उन्मुख होने लगे थे, जिसकी पूर्ण परिणति आगे चलकर जो अगला युग आया द्विवेदी युग उसमें देखा जा सकता है। इस काल के कवि एक और रीति युगीन परिपाटी का दामन पकड़े हुए हैं तो दूसरी ओर घोर श्रृंगार के प्रतिक्रिया स्वरूप भक्ति भाव आदर्श का। और जब ये दोनों परिपाटियां उनके हाथ से छूटी हैं तो निश्चय ही वे सुधारवादी जीवन दृष्टि को प्रतिबिंबित करने वाली कविताओं का आईना लेकर सारे समाज में घूमते फिरे। इस काल में लिखी गई कविता में वस्तुपरकता, वर्णनात्मकता और इतिवृत्तात्मकता है। अपवाद स्वरूप
जगमोहन सिंह और भारतेंदु में सौंदर्यवादी जीवन दृष्टि का संकेत भी मिलता है। आज जिस पूर्णता के साथ कविता में मनुष्य को पूर्ण अभिव्यक्ति मिल रही है, उसका सूत्रपात भारतेंदु कालीन कवियों की रचनाओं में हो गया था। अतः ये कहना समीचीन होगा कि भारतेंदु युग के कवियों की सबसे बड़ी विशेषता प्राचीन और नवीन का समन्वय करने में है। विषय और शिल्प की दृष्टि से ब्रजभाषा काव्य की परंपरा का प्रभाव तो ग्रहण किया ही, साथ में खड़ी बोली भी देखी जा सकती है। तो पूरे भारतीय युग को यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि ये वो समय था जब भारत में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सभी स्तरों पर नई चेतना विकसित हो रही थी। और तभी डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल कहा। हिंदी नवजागरण का स्वतंत्र अस्तित्व है और इसके अग्रदूत है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस तरह से भारतेंदु काल की जो प्रवृत्तियां हैं उन पर हमने अपनी चर्चा जारी रखी थी इस व्याख्यान में। और मैं आशा करती हूँ कि ये व्याख्यान आप लोगों के लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। अगले व्याख्यान में मिलते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।